बंधुओं जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने किस नेता की बात करूंगा, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, आप सबने भी सुनी होगी, बाड़ा ही पुत्र पिता के कर्मा। इसको सीधा सीधा सरल अर्थ यही है कि यदि पिता के कर्म अच्छे हैं तो उसके पुत्र को अपने पिता के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जिसके कारण उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसे आपने भी अपने समाज में इस तरह के लोग आपके आसपास भी होंगे जिन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया। कुछ ऐसे भी पुत्र होंगे जो पिता के नाम को रोशन करने का उन्होंने प्रयास भी किया होगा, परंतु वो पिता के आसपास भी नहीं फटक पाए होंगे। और कुछ पुत्र समाज में इस तरह के भी आपको मिलेंगे कि जिन्होंने अपने पिता के नाम को डुबोया है। आज ऐसे ही कुछ पिता पुत्रों का मैं उदाहरण आपके सामने रखूँगा। ऐसे पुत्र जिन्होंने अपने पिता का नाम रोशन किया है, ऐसे आपको राजनीति क्षेत्र में, खेलों में, सिनेमा में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने मिल जाएंगे। मैं उन्हीं में से कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे राजनीति का भी हालिया उदाहरण है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उनके पिता मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे। समाजवादी पार्टी उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, वही उसके अध्यक्ष थे। वो स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लोकसभा में केवल 36 सीटें अधिकतम जीत पाई है। इस बार उनके पुत्र अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीत करके अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। एक और उदाहरण मैं क्रिकेट के क्षेत्र से दूंगा। युवराज सिंह का आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा, हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हुए हैं। उनके पिता जोगीराज सिंह जी भी अच्छे क्रिकेटर थे। उन्होंने भी भारतीय टीम से क्रिकेट खेला है। हालांकि उन्हें केवल 1 टेस्ट और 6 वनडे खेलने का अवसर मिला। इसके बाद उनका टीम में चयन नहीं हुआ। परंतु युवराज सिंह ने सैकड़ों वनडे, सैकड़ों टेस्ट और जाने कितने मैच खेले हैं कि उन्होंने भारत की न केवल प्रतिष्ठा बढ़ाई है, अपने पिता के नाम को भी रोशन किया है। सिनेमा के क्षेत्र में एक उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। ऋतिक रोशन को सभी लोग जानते होंगे। ऋतिक रोशन इस फिल्म इंडस्ट्री के एक चमकते हुए सितारे हैं। उनके पिता राकेश रोशन भी फिल्मी दुनिया में हीरो हुआ करते थे, मगर राकेश रोशन को उतना नाम और उतना सम्मान नहीं मिला जितना कि ऋतिक रोशन ने नाम कमाया है। ये वो उदाहरण हैं, ये उन पुत्रों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाने में बहुत अथक मेहनत की, प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी जो इस वर्गीकरण में मैं आपके सामने रखूँगा, वो ऐसे पिता पुत्र की है जहाँ पुत्रों ने बहुत प्रयास किया कि अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि वो अपने पिता के प्रतिष्ठा तक पहुंच नहीं पाए, परंतु उन्हें प्रयास पूरा किया। उसमें अमिताभ बच्चन के जो पुत्र हैं, अभिषेक बच्चन, उनका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत सी फिल्में बनाई। आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे भी उनकी कुछ फिल्में आ चुकी हैं। और वो अमिताभ बच्चन के पुत्र होने के नाते, जो कि अमिताभ बच्चन तो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं और उनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे सुपरस्टार हुए हैं कि उनकी आसपास तक अभी तक फिल्मी दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया है। और अभिषेक बच्चन तो जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं, मतलब पिता पुत्र दोनों बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं। फिर भी अभिषेक बच्चन प्रयास करते रहे, परंतु अपने पिता पुत्र के नाम के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। एक उदाहरण राजनीति से दूंगा मैं। तेजस्वी यादव, जो कि लालू यादव के पुत्र हैं, और लालू यादव
बिहार की राजनीति के एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र की राजनीति में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उनके पुत्र तेजस्वी यादव निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पिता के समतुल्य तो पहुंच जाएं। और अभी चूँकि तेजस्वी यादव की कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, इसलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो अपने पिता के नाम को किस स्तर तक आगे बढ़ाते हैं। एक श्रेणी, तीसरी श्रेणी एक इसमें है कि ऐसे पुत्र जिन्होंने अपने पिता के नाम को डुबोया है। उस श्रेणी में बहुत सारे क्रिकेटर का भी मैं यहाँ उल्लेख करूँगा। सुनील गावस्कर जो कि भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर हुए हैं, उनके पुत्र रोहन गावस्कर ने बहुत प्रयास किया, वो भी क्रिकेट खेले, पर वो सुनील गावस्कर के आसपास भी नहीं पहुंच पाए। एक उदाहरण हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का है, जो कभी भी छिंदवाड़ा से चुनाव नहीं हारे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे और केंद्र में भी वो बहुत बड़ी भूमिका में हमेशा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। उनके जो पुत्र हैं नकुलनाथ, वो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गए और राजनीति में वो अपनी जगह अपने पिता के आसपास भी नहीं फटक पाए। मतलब उनके पिता जितने बड़े नेता थे, नकुलनाथ जी उसके आसपास भी नहीं टिके। इसमें एक और बहुत जिस नेता की मैं बात आज यहाँ करने वाला हूँ, वो है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना बनाई और वो जब तक रहे शिवसेना के प्रमुख रहे हैं, सुप्रीमो रहे हैं, और उन्होंने राजनीति एक बड़े ही अलग स्टाइल में की है। दबंग स्टाइल में राजनीति करने वाले, खुलकर बोलने वाले और हिंदुत्व का विचार रखने वाले ऐसे प्रखर वक्ता हुए हैं कि जिनका इस भारत की राजनीति में कोई सानी नहीं है। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे आज जिस स्थिति में हैं, मैं यही कहूँगा कि वो अपने पिता के नाम को डुबो रहे हैं। आज वो जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो अपने पिता के बिल्कुल विपरीत राजनीति कर रहे हैं। पिता के विचारों के विपरीत, उनका जो राजनीति करने का तरीका था उसके बिल्कुल विपरीत काम करके अपने पिता के नाम को नीचा ही कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, दो पार्टियां, ये दोनों पार्टियां हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टियां नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जितना खुल के बाल ठाकरे हिंदुत्व के लिए बोला करते थे, उतना तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोला करती थी। और शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी थी जो खुलकर हिंदुत्व की बात करती थी। और जब 92 में अयोध्या में, आप सबको पता होगा, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उस समय सारे लोग डर रहे थे बोलने के लिए, पर एक बाल ठाकरे ही थे जो हिम्मत के साथ कह रहे थे कि ये काम मेरे शिवसैनिकों ने किया है। मतलब वो बड़े मुखर थे और उन्हें जो कुछ भी कहना पड़ता था वो खुल के कहा करते थे। तो उनकी बनाई हुई शिवसेना महाराष्ट्र में एक बहुत मजबूत स्थिति में राजनीतिक दल के रूप में थी। और पहले भारतीय जनता पार्टी 89 के पहले भारतीय जनता पार्टी अलग चुनाव लड़ा करती थी और शिवसेना अलग चुनाव लड़ा करती थी। हमारे 1989 में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन और बाल ठाकरे के बीच में एक समझौता हुआ और 1989 से भाजपा और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ना प्रारंभ किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय महाराष्ट्र में बहुत कम उसकी उपस्थिति थी और शिवसेना एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के रूप में महाराष्ट्र में छाई हुई थी। इसलिए दोनों ने 89 में मिलकर के चुनाव लड़ा। उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 104 सीटों पर लड़ी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं, जिसमें 104 पर बीजेपी लड़ी और उसने 42 सीटें जीती, जबकि शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और उसने 52 सीटें जीती। और दोनों ने मिलकर के महाराष्ट्र की विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ करके अच्छी खासी सफलता पाई। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1995 में
1995 में दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा और पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का मुख्यमंत्री बना। 1995 में बीजेपी 105 और शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी, जिसमें शिवसेना 73 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी 65 सीटें जीती। हालांकि इस सीटों का बहुत कम अंतर था, केवल 8 सीटें ही शिवसेना की ज़्यादा थीं, परंतु शिवसेना की सीटें ज़्यादा थीं और शिवसेना उस समय वहाँ बड़ी पार्टी थी, इसलिए पहली बार मनोहर जोशी के नेतृत्व में शिवसेना के जो कि बहुत बड़े नेता थे मनोहर जोशी जी, उनके नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी और वो सरकार 5 साल तक लगातार चली और ये सिलसिला लगातार चलता रहा, ये गठबंधन लगातार चलता रहा। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात तो स्पष्ट है कि ये 24 घंटे काम करने वाली, 12 महीने काम करने वाली पार्टी है, जहाँ निरंतर संगठन का काम होता रहता है। इस कारण से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे महाराष्ट्र में अपने पैर पसारती गई और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर 2014 का लोकसभा चुनाव मिलके ही लड़ा और मिलके लड़ने के बाद मिलके ही सरकार बनी। आप सबको पता है नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार में शिवसेना भी पार्टनर थी और शिवसेना के भी मंत्री थे। बात यहीं से बिगड़ना प्रारंभ हुई। एक तरफ तो शिवसेना 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी थी, केंद्र सरकार में शामिल थी, मगर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर शिवसेना द्वारा आलोचना भी की जाती रही है। उनका जो मुखपत्र है शिवसेना का सामना, उसमें भी नरेंद्र मोदी और सरकार की निरंतर आलोचना, लगातार आलोचना होती रही। इस कारण से दोनों पार्टियों के संबंध में खटास पैदा हो गई और उसके 2014 में जब विधानसभा का चुनाव का मौका आया तो शिवसेना और भाजपा दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए और ये शिवसेना ने ये गठबंधन जो कि बाल ठाकरे ने 1989 में बनाया था, ये 25 साल का गठबंधन शिवसेना ने तोड़ दिया और दोनों ने अलग अलग होकर के चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में 2014 के चुनाव में बीजेपी 260 सीटों पर लड़ी और उसने 122 सीटें जीती और शिवसेना 282 सीटों पर लड़ी और उसने 63 सीटें जीती। हालांकि दोनों अलग अलग लड़े थे, फिर दोनों एक हुए और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, चूँकि इस समय भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी, 122 सीटें जीती थी और शिवसेना 63 सीटें ही जीत पाई थी। इस कारण से देवेंद्र फडणवीस जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनी और ये सरकार 5 साल तक चली। 2019 में फिर वही स्थिति बनी। 2019 में दोनों पार्टियों ने फिर मिलकर चुनाव लड़ा और 2019 में फिर दोनों ने मिलकर जो बहुमत प्राप्त किया उसमें भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें और शिवसेना 56 सीटें जीत कर आए। और दोनों को, चूँकि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इसलिए स्वाभाविक था कि जब दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार भी मिलकर ही बनेगी। परंतु अचानक उद्धव ठाकरे ने ये कह के गठबंधन तोड़ा कि शिवसेना और भाजपा के बीच में 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद का वादा अमित शाह जी ने किया था, जिसे अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि इस तरह का कोई वादा नहीं हुआ था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थीं, इसलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि उद्धव ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। फिर वहाँ उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए। उनकी जो मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी, वो मुख्यमंत्री बनने की लालसा पूरी हो गई। जबकि बाला साहब ठाकरे जीवन भर उन्होंने कभी कोई चुनाव लड़ा और ना उन्होंने कभी कोई पद लिया।
उनके सिद्धांतों के खिलाफ जाकर के कांग्रेस पार्टी से समझौता किया, एनसीपी से समझौता किया और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे ने नवंबर 28, 2019 में मुख्यमंत्री का पद की शपथ ली और मात्र 7 महीने के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि शिवसेना के जो 56 विधायक थे, उन 56 विधायकों में से 40 विधायक शिंदे के नेतृत्व में उनकी पार्टी से अलग हुए। अब आप कल्पना कीजिए कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके कुल 56 तो विधायक हैं और उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी कि हमारे विधायक हमसे कितने नाराज़ हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे के बारे में जो जनचर्चा है कि वो घर से बैठकर ही ज़्यादा सरकार चलाते थे और उन्होंने इस तरह से अपने विधायकों की बात भी नहीं सुनते थे, उनके काम भी नहीं होते थे और उन विधायकों में इतना असंतोष फैल गया कि 56 में से 40 और आपको पता भी नहीं लगा और 40 के 40 विधायक महाराष्ट्र से अलग जा कर के एक वो सब प्रकरण आप सबकी नॉलेज में होगा, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भारतीय जनता पार्टी शिंदे के नेतृत्व में जो शिवसेना का दूसरा धड़ा था, उन लोगों ने मिलकर के वहाँ नई सरकार बनाई और वो सरकार आज भी चल रही है। अब बात करूँगा उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे इस कारण से अलग हुए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। वो मुख्यमंत्री तो बन गए, पर अब जो नया चुनाव हो रहा है 2019 में, जो कि शायद दिसंबर 2024 में, जो कि दिसंबर के आसपास वहाँ चुनाव होने वाले हैं, अब उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहे हैं और वो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया जाए। और उनका ये दावा कांग्रेस पार्टी और एनसीपी दोनों उनके इस दावे के उनके साथ नहीं है। अभी उद्धव ठाकरे दिल्ली में आए थे, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी से मुलाकात की, यहाँ तक कि वो केजरीवाल के घर भी मिलने गए, दिग्विजय सिंह से भी मिले और भी बहुत सारे नेताओं से मिले और घर घर जाके मिले। जबकि बाल ठाकरे के बारे में ये कहा जाता था कि बाल ठाकरे कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, जिसे मिलना हो बाल ठाकरे के घर उसको आना ही पड़ता था। ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं जाते थे, बाहर जाते थे, परंतु अगर राजनीतिक चर्चा करना हो तो वो कभी दिल्ली नहीं गए, कभी किसी के दरवाजे पे नहीं गए। और आज उद्धव ठाकरे दर दर भटक रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का एक और बहुत विशेष बात थी कि वो सदैव कांग्रेस के खिलाफ रहे और आज उनके पुत्र उद्धव ठाकरे कांग्रेस की चौखट पर खड़े हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का जो उन लोगों का गठबंधन है, इसे महाविकास अघाड़ी कहते हैं, कि उस गठबंधन का नेता हमें घोषित कर दिया जाए। पर कांग्रेस उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी बात है कि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के प्रबल समर्थक थे, वो खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे और आज उद्धव ठाकरे की स्थिति ये हो गई है कि हिंदुत्व की बात करना तो दूर, अभी जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का सम्मेलन हुआ उसमें उद्धव ठाकरे ने जो भाषण दिया उसकी प्रमुख बात ये थी कि उन्होंने उस भाषण में ये कहा कि वक्फ बोर्ड की मुसलमानों की 1 इंच ज़मीन किसी को हम लेने नहीं देंगे। मतलब वो आज मुसलमानों के इतने बड़े हिमायती बन रहे हैं क्योंकि उनकी इस बात समझ में आ गई है कि यदि मुसलमानों के वोट मिलेंगे तभी हम जीत पाएंगे। क्योंकि जो हिंदुत्व को मानने वाला वोट है वो तो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे की ओर शिफ्ट हो गया है। और ये लोकसभा चुनाव के परिणाम ने भी बताया है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे बड़े भाई की भूमिका में थे और लोकसभा की 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे को 21 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी और वो केवल 9 सीटें जीत पाए। वहीं एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसे 10 सीटें दी गई थी और वो 10 में से 8 सीटें जीती। और कांग्रेस पार्टी जो 17 सीटें मिली थी उसने 13 सीटें जीती। तो आज की तारीख में
कांग्रेस पार्टी वहाँ बड़े भाई की भूमिका में है। तो जो बड़ा भाई का दर्जा उद्धव ठाकरे को लोकसभा चुनाव के पहले मिला था, आज वो उनसे बड़े भाई का भी दर्जा छूट गया है। और आज स्थिति ये हो गई है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता के, जो उनके पिता ने जो मान, प्रतिष्ठा और सम्मान महाराष्ट्र की राजनीति में और देश की राजनीति में पाया था, आज उसको पूरी तरह से मिटा करके उद्धव ठाकरे आज मजबूर हैं कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा, आने वाले समय में हम आप इस सबको देखेंगे। मगर परंतु एक प्रश्न ज़रूर हम सबके सामने आता है कि क्या उद्धव ठाकरे भाजपा में वापस होंगे। आज बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इतनी दूरियां बढ़ गई हैं और दोनों पार्टियों के बीच में जो बयानबाजी हो रही है, वर्तमान में हो रही है, जो हो चुकी है, इतना जहर घुल चुका है कि अब दोनों का एक होना संभव नहीं है। परंतु आप सब जानते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कब दोस्त दुश्मन बन जाए, दुश्मन दोस्त बन जाए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे आपके सामने हैं। अभी इस लोकसभा चुनाव के पहले तक इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे और नीतीश कुमार ने जब भाजपा से गठबंधन तोड़ के लालू यादव की पार्टी से हाथ मिला करके जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तब आप उनके बयान को याद करिए। उन्होंने ये बयान दिया था कि अब हम कभी जीवन में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी ओर अमित शाह जी के बयान को भी याद करिए आप। अमित शाह जी ने भी बयान दिया था, पटना में ही दिया था, कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। महाराज आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ आ गए, मिलके चुनाव लड़ा, फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो राजनीति में कुछ भी संभव है और ये मेरे ख्याल से भाजपा और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना कब एक हो जाए कह नहीं सकते। आने वाला समय इस प्रश्न का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।